नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। अब से बस कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। चुनाव के ठीक पहले इस कैबिनेट के विस्तार में 4 नए मंत्री शपथ लेंगे। तो अब ये पूरी तैयारी हो गई है। आप ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में मंत्रियों के शपथ लेने का ये समय है और कुछ ही देर में ये शपथ समारोह होगा। आपको बता दें कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। SBSP यानी कि सुबह सपा के जो अध्यक्ष हैं OP राजभर, वो भी इसमें मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। RLD कोटे से अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि SBSP है, RLD है, इन सबको शामिल किया जा रहा है। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य दारा सिंह चौहान और सुनील शर्मा को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो ये तमाम नए चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में शामिल होंगे। शपथ लेने वाले मंत्रियों में सुनील शर्मा हैं बीजेपी से, दारा सिंह चौहान बीजेपी से, अनिल कुमार RLD से और OP राजभर SPSB जो उनकी पार्टी है, उस जिसको सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो उनकी पार्टी है, वहाँ उनको भी बनाया जा रहा है मंत्री। वो पहले उन्होंने अपनी पारी जो है BSP से शुरू की थी, बाद में वो सपा में गए और सपा से का साथ छोड़कर NDA में आए। इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह है अब जल्दी होगा। हमारे साथ रणवीर हैं। एक बड़ा कदम ये चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में रणवीर के विस्तार किया जा रहा है, नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है, जिससे 2 तो बीजेपी के ही और शामिल होंगे, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि RLD और सुहेल देव पार्टी जो OP राजभर की है उनको शामिल किया जा रहा है। नए मंत्रियों के जरिए किस तरह से बीजेपी जो है वो तमाम समूहों को अपने में शामिल करने की कोशिश कर रही है, इससे उसको किस तरह का फायदा मिलता दिख रहा है? देखिए, इस मंत्रिमंडल को अगर लोकसभा चुनाव से देखेंगे अगर, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक ऐसा टारगेट रखा है 80 में से 80 सीटें जीतने का, और इसी वजह से कई समीकरण इसमें साधने की कोशिश हुई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में आपको पहले बताऊं कि 4 मंत्री शपथ ले रहे हैं। एक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, चर्चा में रहते हैं, सब कोई जानता है उनके बारे में। दूसरा नाम है दारा सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बसपा की राजनीति करके उन्होंने काफ़ी अपनी राजनीति में राज्यसभा भी गए, विधानसभा में भी रहे, मंत्री भी रहे, फिर सपा में भी रहे और फिर भारतीय जनता पार्टी में हैं। तीसरा नाम है सुनील शर्मा का, गाजियाबाद से विधायक है, 3 बार के विधायक हैं। इसके अलावा चौथा नाम है अनिल कुमार का, जो कि बसपा में रहे, फिर समाजवादी पार्टी में आए थे और फिर RLD में हैं। अब इन चारों के बारे में बताऊं तो 2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, अनिल कुमार और सुनील शर्मा, और 2 पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान। इसमें 2 OBC, 1 दलित और 1 ब्राह्मण को बीजेपी ने मंत्री बनाने का फैसला किया है। अब मैं ज़रा इसका विस्तार से बताता हूँ। सुनील शर्मा गाज़ियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं और सुनील शर्मा देश के इतिहास में सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने वाले विधायक हैं। गाज़ियाबाद सदर से 2007 से 12 तक विधायक रहे, फिर 2017 और 2022 के चुनाव में वो बीजेपी के टिकट पर साहिबाबाद विधानसभा चुनाव जीत कर आए। RSS से उनका गहरा संबंध है और साहिबाबाद वो सीट है जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं वो जानते होंगे कि इंदिरापुरम से लेकर के जो उधर जो अपार्टमेंट्स वाला इलाका है वो पूरा साहिबाबाद से आता है। तो एक कॉस्मोपॉलिटन इलाका है, उस इलाके से विधायक हैं, साहिबाबाद से। ब्राह्मण समाज से आते हैं और इस वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने की और पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को मैसेज देने की भारतीय जनता पार्टी रणवीर, जैसा आपने बताया कि सुनील शर्मा जो हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं, साहिबाबाद सीट उन्होंने जीती रिकॉर्ड अंतर से। आपने ये भी बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है दोनों को साधने की कोशिश है। एक बार फिर यहाँ पर पहले तस्वीरें दिखा दें हम रणवीर। अब शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शायद शुरू हो गया है और नए मंत्रियों को इसमें शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें OP राजभर हैं, अनिल कुमार हैं, दारा सिंह और सुनील शर्मा। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा
मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने के लिए पधारने का कष्ट करें। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल कुमार जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। तो अब देखिए सुनील कुमार जो हैं वो शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं, सुनील शर्मा जो हैं वो शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं, जो कि गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से विधायक हैं और 2017 और 2022 में विधानसभा चुनाव ये जीते और रिकॉर्ड सीट से इन्होंने, रिकॉर्ड अंतर से इन्होंने सीट जीती थी। ये ब्राह्मण नेता के तौर पर इनकी पहचान है, एक कॉस्मोपॉलिटन इलाके से और पेशे से ये वकील हैं। तो सुनील शर्मा अब शपथ ग्रहण कर रहे हैं और इस तरह से आपको बता दें कि आज 4 नए मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है और कैबिनेट में शामिल हुए हैं ओपी राजभर, अनिल कुमार, दारा सिंह और सुनील शर्मा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन दोनों इलाके से नेता आते हैं, तो दोनों तरफ
को एक तरह से साधने की कोशिश की गई है। रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारों नेताओं की शपथ ग्रहण हो गई है और इस शपथ ग्रहण से हम लोकसभा चुनाव को अगर जोड़कर देखते हैं, रणवीर, तो आप बता रहे थे कि कैसे अलग अलग समाज से ये लोग आ रहे हैं और दोनों तरह उत्तर प्रदेश में जो वेस्टर्न यूपी है और ईस्टर्न यूपी है, उन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये चारों नेता। देखिए, मैं वही बता रहा था, गाजियाबाद से सुनील शर्मा ब्राह्मण नेता हैं और वहाँ उनको मंत्री बना करके पूरे प्रदेश में एक मैसेज देने की ब्राह्मणों को कोशिश है। दूसरा नाम अनिल कुमार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के पुरकाजी सीट से आते हैं, दलित हैं और वो बसपा में राजनीति कर चुके हैं। बसपा में 2 बार विधायक रहे, उसके बाद 2022 से पहले बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। जब सपा और आरएलडी का गठबंधन था तो सपा की तरफ से आरएलडी को दिए गए नेता थे जो कि आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत के एक विधायक बन गए। अब वो टेक्निकली आरएलडी के नेता बन गए और उसके बाद अब आरएलडी के कोटे से अनिल कुमार को मंत्री बनाया गया। और आपको बताऊं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको हम बोलते हैं, वो बिजनौर की नगीना सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीएसपी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत जोर लगाए हुए है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन वेस्टर्न यूपी में सपा गठबंधन के साथ बहुत अच्छा था। ऐसे में वेस्टर्न यूपी के दलितों को साधने की एक कोशिश आरएलडी कोटे से अनिल कुमार को मंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने की है। तीसरा नाम ओम प्रकाश राजभर, उनके बारे में किसी को बताना नहीं है। बहुत साधारण परिवार से आए, एक ज़माने में ऑटो चलाया करते थे और काशीराम से प्रभावित होकर के बीएसपी में शामिल हुए। लंबे समय तक बीएसपी में रहे, लेकिन जब बीएसपी से मतभेद शुरू हुआ मायावती से, तो अपनी पार्टी बनाई। 20 साल हो गए उनको पार्टी बनाए हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया 2016 में और 17 का विधानसभा बीजेपी के साथ लड़े। चुनाव जीते, 4 विधायक उनकी पार्टी के बने, खुद कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के ओम प्रकाश राजभर को आपत्तियाँ थी और 2019 के लोकसभा चुनाव के ख़त्म होते होते गठबंधन टूट गया, मंत्री पद से हट गए। फिर बहुत टाइम तक वो छोटे छोटे दलों के साथ अपना समीकरण साधते रहे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा के साथ गठबंधन करके वो चुनाव लड़े। 6 विधायक जिता करके ओम प्रकाश राजभर विधायक तो बन गए, लेकिन सत्ता में जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं आया तो ओम प्रकाश राजभर का 3-4 महीने बाद चुनाव के सपा से गठबंधन टूटा और फिर अब वो बीजेपी के साथ हैं। चर्चा में रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में ओबीसी में खास प्रभाव रखते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर और चौथा नाम दारा सिंह चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका रणवीर। हमने तस्वीरें देखी, इन चारों मंत्रियों ने शपथ ली है। अनिल कुमार, दारा सिंह, सुनील शर्मा और ओपी राजभर ये नए मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में। तो अब बढ़ते हैं आगे दूसरी खबर की तरफ। रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ में खाना खाना बहुत ही आम बात है। परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो आप क्या सावधानियां बरतते हैं? क्या आप सतर्क रहते हैं कि कुछ खाना किसी तरह से आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है? क्या आपको कभी ऐसी ज़रूरत लगी कि खाने की क्वालिटी और उसके सेफ होने के बारे में भी जांच पड़ताल की जानी चाहिए? रेस्टोरेंट में मिलने वाले खाने की क्वालिटी पर क्या कोई नज़र रख रहा है? क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। गुरुग्राम के ला फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में 5 लोगों ने खाना खाया और उसके बाद उन्होंने सौंफ और मिश्री का माउथ फ्रेशनर खाया, लेकिन जैसे ही ये खाया उसके बाद उन्हें उल्टियां होने लगी और मुंह से खून निकलने लगा। फिर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। इस केस में गुरुग्राम पुलिस ने मैनेजर गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में ये साफ हुआ है कि जो माउथ फ्रेशनर उन्होंने खाया उसमें ड्राई आइस गिर गई थी, जिसकी वजह से 5 लोगों की तबीयत इस तरह से बिगड़ी। अस्पताल में भर्ती 5 लोगों में से 3 को अब डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन 2 की हालत काफी गंभीर है। डॉक्टरों के मुताबिक इलाज के दौरान ड्राई आइस पाया गया है। तो ये ड्राई आइस जो उसमें मिला था या गिरा था, वो पुलिस की एफआईआर में भी ये बात लिखी गई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये जानलेवा लापरवाही किसकी है। तो फिर ड्राई आइस क्या है जो इतना खतरनाक हो सकता है? आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है कूलिंग के लिए। ये बहुत कम तापमान तक जा सकता है, -78 डिग्री। तो इसमें कूलिंग में, शिपिंग में, जो फूड इंडस्ट्री में जो खाने शिप किए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है ताकि ज़्यादा देर तक बहुत कम तापमान पर खाने पीने की चीज़ों को रखा जा सके। और ड्राई आइस जो होता है वो इस ग्राफिक के ज़रिए देखिए, दरअसल वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही रूप है। सामान्य बर्फ से बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसका तापमान -80 डिग्री तक होता है, जबकि सामान्य बर्फ
-4 डिग्री पे होती है। ड्राई आइस सामान्य बर्फ की तरह पिघलती नहीं, बहुत खतरनाक है क्योंकि इसके छूने के लिए भी मना किया जाता है और ये पिघल कर पानी नहीं बनती, ये धुआं बनकर उड़ जाती है। अधिक तापमान में आने पर गैस में बदलकर उड़ जाता है। तो ये इतना खतरनाक था, तो इस खाने में आया कैसे, जिसके खाने से अब यहाँ पर जिन लोगों ने खाना खाया उनके लिए ये जानलेवा साबित हो रही है और खून की उल्टियाँ हुई, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा इन लोगों को। हमारे साथ इस वक्त इस पर बातचीत के लिए जुड़े हैं क्योंकि फूड क्वालिटी और सेफ्टी पे बड़े सवाल उठाती है ये जो घटना है, ये हादसा है, वो आपको हम दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको हम बता दें कि वहां पर जो एसीपी हैं गुरुग्राम के, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में। कंप्लेंट देने के बाद जो रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की गई। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? अभी हमने प्राइमा फेसी धारा 328 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में कुछ रेस्टोरेंट के लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है? पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था उसको हमने इस मामले में अरेस्ट भी किया। मैनेजर के अलावा और किसी को भी? नहीं, अभी और किसी को अरेस्ट नहीं किया है। मैनेजर की पूछताछ पे और आगे जिसकी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी इशिका जुड़ रही हैं जो इस खबर पर रिपोर्ट कर रही हैं। इशिका, वहाँ पे और क्या डिटेल्स पता चली हैं? इसकी एक गिरफ्तारी हुई है जो कि मैनेजर है इस होटल का, तो इसके बारे में क्या डिटेल्स और हैं? किस तरह से ऐसी लापरवाही हुई? ड्राई आइस खाने में कैसे आ गई? इन सब के बारे में क्या और पता चला है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, एक बहुत ही हैरान कर देने वाला जो वीडियो है वो सामने आया था गुरुग्राम के सेक्टर 90 से, जहां पर एक कैफ़े में जो 5 लोग गए थे खाना खाने, उन्हें जब माउथ फ्रेशनर ऑफ़र किया गया था उसके बाद उन्हें खून की उल्टियां होने लगी, जिसके बाद उन सबको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस की माने तो अभी 2 की जो हालत है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है। आज ही पुलिस ने एक अरेस्ट इस पूरे मामले में किया है। जो अरेस्टेड है वो जो कैफ़े के मैनेजर हैं, उनका नाम गगन बताया जा रहा है और पुलिस कह रही है कि आगे भी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। वही अगर हम आपको बता दें कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर है, उन्होंने भी आज शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिया है रेस्टोरेंट के खिलाफ। 7 दिन का वक्त दिया गया है रेस्टोरेंट को उसका जवाब देने के लिए। लेकिन जितनी भी अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों में भी बहुत गुस्सा बना हुआ है और उनकी तरफ से यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट से। और ख़ासकर वही अगर हम बात करें तो लगातार एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि जो ड्राई आइस दिया गया था वो फेटल भी हो सकता है, वो जानलेवा भी हो सकता है। तो इतनी बड़ी लापरवाही को आखिर किस तरीके से अंजाम दिया गया, इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो अभी तक पूछताछ कर रही है। उनका ये कहना है कि जितने भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन सब पर कार्रवाई होगी। जी, ये जो लोग इसमें, इन 5 लोगों की बात है, 3 लोगों को शायद डिस्चार्ज किया गया है, 2 गंभीर रूप से अभी भी बने हुए हैं, गंभीर हैं, उनकी हालत हॉस्पिटल में है। इनके बारे में क्या कोई जानकारी मिली है इशिका? जो लोग वहाँ डिस्चार्ज भी हुए हैं, क्या उनके बारे में भी कुछ खबर है? मतलब जी देखिए, ये 2 तारीख की घटना थी, जिसके बाद जो ये 5 लोग हैं उन सभी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था जब उनकी खून की उल्टियाँ होने लगी थी। अभी अगर हम अभी की बात करें तो जो 3 लोग हैं उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उनमें से जो 2 हैं उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है पुलिस के द्वारा। पुलिस का ये भी कहना है कि जो बाकी चीज़ें हैं, जो ड्राई आइस इकट्ठा किए गए थे, उसके लिए अभी भी पूछताछ जारी है। अभी जो अरेस्ट किया गया है मैनेजर को, उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है और आगे की कार्रवाई इसी तरीके से होगी। जी ठीक है, धन्यवाद आपका इशिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अनंत शर्मा जुड़ गए हैं, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट। डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर की जो लापरवाही सामने आ रही है उसे देखकर आपके मन में क्या आया? कैसे ये मुमकिन हो पाया कि इतनी बड़ी केयरलेसनेस, लापरवाही, जब खाने में ड्राई आइस, माउथ फ्रेशनर अगर दिया जाता है, मिश्री शायद जैसे सौंफ और मिश्री, उसमें मिश्री की जगह में ये ड्राई आइस के टुकड़े थे,
जो अब बात सामने आ रही है। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया होगा? किस तरह का कंट्रोल रेगुलेशन होता है रेस्टोरेंट्स में? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्राइमा फेसी देखने से ये मिलावट का मामला नजर नहीं आता है खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन ये गंभीर जानलेवा लापरवाही का मामला है। इसमें जिस तरह से स्टोरेज ड्राई आइस का किया जाना चाहिए था और उसके लिए जो सेफ्टी रूल्स का पालन किया जाना चाहिए था, जिन मानकों का पालन किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और इस वजह से गलती से मिश्री की जगह ऐसा जो समाचार से प्रतीत होता है कि ड्राई आइस को मिश्री समझ करके जो किसी स्तर पर तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ डॉक्टर अनंत शर्मा कि ड्राई आइस जो है वो एक खतरनाक सब्सटेंस है, उसको कूलिंग में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये खतरनाक है, खुले हाथों से छूने को भी मना किया जाता है। तो गलती से समझकर किसी ने उसकी जगह रख दिया, इसका मतलब कि जहां पे ड्राई आइस रहनी चाहिए थी और जिस सावधानी से रखी जानी चाहिए थी वैसे नहीं रखी हुई थी, वो खुले में कहीं एक्सेसिबल होगी किसी को भी, तभी ये गलती हो सकती है। बिल्कुल, और ये निश्चित रूप से जो है वायलेशन है, रूल्स का वायलेशन है, कानून का उल्लंघन है और अक्षम्य अपराध हम इसको कह सकते हैं। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि तो से है ही, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की दृष्टि से भी अगर हम बात करें, उपभोक्ता संरक्षण कानून की नजर में भी ये जो उपभोक्ता का बेसिक अधिकार है, उसकी जान और माल की सुरक्षा का अधिकार, उसका वायलेशन करता है। क्या है इसके ऊपर? जी 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें इस तरह के अपराधों के लिए विशेष रूप से 7 साल तक की सजा का प्रावधान जिसके अंदर किया गया है। 5 लाख रुपए की जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें उपभोक्ता को ऐसी किसी गलती की वजह से इस तरह की हानि होती है जो बहुत ही उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। और ऐसी कंडीशन में अगर ये जानलेवा भी हो सकती थी डॉक्टर अनंत शर्मा, ये जानलेवा भी हो सकती थी। 2 लोग अभी भी अस्पताल में बताए जाते हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि कानून इसके ऊपर, इसमें मामले में कानून इन द सेंस की जो गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं? रेस्टोरेंट में अगर आप इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्व करने के लिए, कूलिंग एजेंट्स के तौर पे जो अदरवाइज खतरनाक है, तो उनको कहाँ कैसे रखा जाना चाहिए? कौन उनकी सेफ्टी के लिए, उनको ठीक से रखने के लिए जिम्मेदार होता है? क्या क्वालिटी चेक्स होती हैं समय समय पे कि गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं? FSSAI इसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो है, और वो समय समय पर इस तरह की उनकी जिम्मेदारी कि वो इस तरह को चेक करे। और उसकी तरफ से पूरी गाइडलाइन बनाई गई है कि जो खाद्य पदार्थ है उनको किन परिस्थितियों में रखा जाएगा और कोई दूसरी तरह की इसमें गड़बड़ नहीं हो, इस बात के लिए प्रावधान पूरा का पूरा गाइडलाइन में किया गया है। यहाँ निश्चित रूप से गाइडलाइन की उल्लंघन हुआ है और ये जो जानलेवा मैं कहूंगा, और अगर अपराध की दृष्टि से कहें तो ये एक तरह से हत्या तक की साजिश इसके अंदर शामिल हो सकती है, इतना गंभीर ये अपराध है। लेकिन ये मैं यही कहना चाहूंगा कि हम इस एक अगर रेस्टोरेंट की बात नहीं करें तो हमें बाकी जगह भी इसको एक बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से लेना होगा, क्योंकि ये एक चीज नहीं है। बहुत सारे ऐसे और उत्पाद हैं जो रेस्टोरेंट में या होटल्स में काम में आते हैं, और वो अगर खाद्य पदार्थों के साथ उनका मिक्स हो जाएगा या कहीं भी उनके संपर्क में आएंगे तो इस तरह की बड़ी घटनाएं कभी भी फिर से घट सकती। तो इसके लिए जरूरी है कि जो गाइडलाइंस हैं और जो समय समय पर इसमें जांच पड़ताल के भी प्रावधान है कि जाकर चेकिंग हो, खाद्य पदार्थ में इस तरह की चीजें जो खतरनाक है वो ना मिल जाएं, वो चेकिंग होती रहनी जरूरी है। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अनंत शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम इस समय 5 की बात में, और आगे SBI चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी देने में क्यों देर कर रही है, ब्रेक के बाद। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी SBI का ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि असंवैधानिक चुनावी बॉन्ड्स पर जानकारी सामने आए। उसका कहना है कि चुनाव की वजह से आंकड़े देने में देरी की जा रही है। कल ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जून का समय मांगा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SBI 6 मार्च तक चुनाव आयोग को ये जानकारी दे और चुनाव आयोग इसे 13 मार्च तक सार्वजनिक करे। SBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह डेटा देने में SBI असमर्थ है और उसको 30 जून 2024 तक का वक्त चाहिए। मतलब टोटल 5 महीने का वक्त
इस देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए डेटा देना है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का। एसबीआई को एक क्लिक ऑफ अ बटन पर यह डेटा मिल जाना चाहिए। इसके लिए एसबीआई को 5 महीने चाहिए। संदेश खाली मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है और बड़ा फैसला लिया है और कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को सीबीआई के हवाले किया जाए और हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वो आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करे। लेकिन ममता बनर्जी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां से उसे फौरी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तरीका है उसी से काम होगा और इसमें वो कोई फौरन दखल नहीं देगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई शाहजहां शेख को लेने पहुंची है। दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी से ने एनडीटीवी से कहा है कि महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की योजना पर मुफ्त योजनाओं के बावजूद हमारा बजट घाटे में नहीं है। तो आप मान लीजिए कि सितंबर के आसपास पहली किश्त महिलाओं के बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इतना पैसा मतलब कहाँ से सरकार लाएगी या कहाँ कटौती करेगी? देखिए, अगर आप केजरीवाल सरकार का जादू देखें तो ये ऐसी सरकार है जो बिजली भी फ्री देती है, पानी भी फ्री देती है, बच्चों को शानदार शिक्षा फ्री देती है, इलाज फ्री देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री देती है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देती है। फिर भी मुनाफे की सरकार चलाती है। पूरे देश में इकलौती ऐसी सरकार है जो घाटे में नहीं चलती है, जहाँ पे फिस्कल डेफिसिट नहीं होता है। तो ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को सरकार चलाना आता है।